हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच जो कि एक छोटा बच्चा था, अपनी स्कूल के लिए लेट रवाना हुआ था। डरा हुआ था कि टीचर डांटेंगे, लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद अलग ही सीन उसे नजर आया। क्लास एकदम शांत बैठी थी। टीचर, जिनका नाम एम हेमल था, नई पोशाक पहने हुए थे। गांव के लोग भी कक्षा में पीछे बैठे हुए थे। फ्रेंच यह सब देखकर आश्चर्यचकित था। फिर जब उसे टीचर से पता चला कि उनके शहर पर अब से जर्मनी का अधिकार हो गया है और यह उनका अंतिम पाठ था, क्योंकि आगे से अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाने के आदेश आ गए थे, तो वह बहुत दुखी हुआ। कक्षा में अन्य लोग भी बहुत दुखी थे। सभी को अपनी भाषा फ्रेंच न सीखने का पश्चाताप था। छोटा बच्चा फ्रेंच भी अपनी पुरानी लापरवाहियों को याद करके बहुत दुखी हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर की आगे की कहानी भी वर्ड टू वर्ड समझेंगे, साथ ही सेंटेंसेस में स्थित ग्रामर का भी गहराई से अध्ययन करेंगे। अतः पूर्ण एकाग्रचित्तता के साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का दिया हुआ है। पहली लाइन, वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। देखिए, कई टुकड़ों में अपन ने इस लाइन को पढ़ा है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब के बारे में, आई हैड माई नेम, तो मुझे सुनाई दिया मेरा नाम, कॉल्ड, पुकारा गया। यानी यहाँ पे देखना, ये वाज थिंकिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और वाइल जो एक टाइम एडवर्बल्स है, टेंसेज के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है वाइल से बना हुआ वाक्य, और आपको ब्लैंक दिया जाता है आगे, और उसमें आपको सही फॉर्म भरनी होती है। तो ये बात विशेष ध्यान रखें, वाइल के ठीक बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, और अगर वाक्य दो जुड़े हुए हैं तो उनमें दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। यहाँ पे हर्ड हियर की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो लाइन का अर्थ बना कि जब मैं ये सोच रहा था, यानी यही बातें, ये पश्चाताप कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने ये नहीं किया, और टीचर जो उसे डांटते फटकारते थे वो भी उसको बहुत अच्छा लग रहे हैं अभी, क्योंकि वो भी जाने वाले हैं। तो ये बातें वो सोच रहा था, और उसी समय उ- उसको सुनाई दिया कि उसका नाम बोला गया है। अब नाम किसने बोला वो आगे देखिए। इट वॉज माई टर्न, यानी अब मेरी बारी थी। माई टर्न यानी मेरी बारी। टू रिसाइट, बोलने की, गाने की, ये लाइन हो गई। टू रिसाइट यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इट वाज यहाँ पे इट है, यह डमी सब्जेक्ट है, यानी मेरी बारी थी, अर्थ इतना ही बनेगा इसका। किस चीज की बारी थी? व्हाट वुड आई, तो बारी पता ही है आपको, पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे टीचर, और फ्रेंड्स का नाम लिया होगा कि भैया आप खड़े होइए अब। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, यानी यहाँ देखना व्हाट से स्टार्ट है ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन वाला वाक्य हो गया। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या नहीं दिया होगा। इस लाइन का अर्थ हो गया, आई मानी मैं, नॉट हैव गिवन नहीं दिया होगा, वुड हैव गिवन यह मॉडल का परफेक्ट बना हुआ है। वुड हैव गिवन, मैंने क्या नहीं दिया होगा। टू बी एबल, योग्य बनने के लिए, टू से, बताने के लिए, कहने के लिए, क्या कहने के लिए? दैट ड्रेडफुल रूल, वो भयानक नियम। दैट ड्रेडफुल रूल एक साथ बन गए यहाँ पे। दैट यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया, ड्रेडफुल यहाँ पे विशेषण बन गया। किनकी? रूल, वो जो नियम थे, और वो काहे के नियम? फॉर द पार्टिसिपल, वो जो पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ग्रामर के अंदर एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये नियम टीचर ने उससे पूछे हैं, तो ये अपने आप से कह रहा है कि मैंने उन भयानक नियम जो पार्टिसिपल के थे, उनको कहने में योग्य बनने के लिए मैंने क्या नहीं दिया होगा।
ऑल थ्रू, संपूर्ण तरीके से, यानी ये कहना चाहता है कि मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं सही जवाब दूं टीचर का। वेरी लाउड, बहुत जोर से दूं, एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से दूं, क्लियर मानी स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती किए मैं दूं, विदाउट यानी बिना, वन मिस्टेक, एक मिस्टेक के मैं दूं। तो ये देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया ना, और व्हाट से शुरू हुआ था, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो ये यही कहना चाहता है कि मैं बिना मिस्टेक के, बिल्कुल जोर से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं उन पार्टिसिपल्स के नियम, जो कि भयानक बता रहा था वो नियम, क्योंकि इसको सही तरीके से याद ही नहीं थे, तो मैंने क्या नहीं किया होगा, ये कहना चाहता है ये, यानी मेरी इच्छा यही थी कि मैं स्पष्ट रूप से जवाब दूं, बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड, मैं उलझ गया, मिक्सअप का मतलब होता उलझ जाना, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में, देखो ये पूरी फ्रेज एक साथ लीजिए, पहले ही शब्दों में मैं उलझ गया, एंड और स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रह गया। यहाँ देखना, ये एंड से जुड़ा हुआ वाक्य है, यहाँ पे दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पहली तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया, यानी पार्टिसिपल्स की शुरुआत में उलझ गया, यानी मेरे याद नहीं आ रहा था, और मैं खड़ा हो गया वहीं पे। स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, देयर मानी वहां पर। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए वहां पे खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा हृदय धड़क रहा था। बीट, हार्ट बीट सुना होगा आपने, हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन, और हार्ट बीटिंग यानी हृदय धड़क रहा था, माई हार्ट बीटिंग, धड़क रहा था, एंड और नॉट डेयरिंग, और मैं साहस नहीं कर रहा था, टू लुक अप, ऊपर देखने की, ऊपर देखने का मतलब टीचर की तरफ देखने का साहस मैं नहीं कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, आई मैं हर्ड एम हेमल से, मैंने सुना एम हेमल को कहते हुए, टू मी, मुझे, मैंने सुना कि एम हेमल मुझे कुछ कह रहे हैं अब, यानी मैं सवाल का जवाब तो नहीं दे पाया, तो अब एम हेमल ने क्या किया होगा, डांटा होगा, फटकारा होगा, नहीं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं फटकारूंगा। देखना ये वॉन्ट जो दे रखा ना, इसका मतलब है विल प्लस नॉट, और विल प्लस नॉट मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट, स्कॉल्ड मानी होता है डांटना, फटकारना। टीचर ने क्या कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा, फटकारूंगा नहीं, ये देखना, ये इनडायरेक्ट का वाक्य बना हुआ है, डबल कोमा में वाक्य जो बना हुआ है वो इनडायरेक्ट का है। तो आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा, फटकारूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच यानी छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, कि तुम भी बुरा महसूस कर रहे होंगे। मस्ट यहाँ पे मॉडल है, और इसके आगे ये फर्स्ट फॉर्म आई है, मस्ट का मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी शो करता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कई बार होती है ना, तो वहां पे मस्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि तुम, यानी एक मजबूत संभावना है कि तुम भी बैड एनफ, ये देखना, ये बैड यहाँ पे एडजेक्टिव है, विशेषण, और जो एनफ का प्रयोग होता है ना, वो विशेषण के तो बाद में आता है, ध्यान रखना, और एनफ का प्रयोग कोई नाउन होती है ना, तो उसके पहले आता है। जैसे एग्जांपल, आई हैव एनफ मनी टू स्पेंड, मेरे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त मनी है, तो यहाँ पे देखो मनी के पहले एनफ आया है, और यहाँ पे देखना ये बैड, बैड यहाँ पे क्या है, बैड एडजेक्टिव है, और इसके ठीक बाद में क्या दे रखा है, यहाँ पे ये एनफ वर्ड दे दिया, और एनफ क्या होता है, एक डिटरमाइनर है। तो तुम भी बुरा महसूस कर रहे होंगे, ऐसा उसने कहा टीचर ने, एम एम हेमल ने किसको, फ्रेंड्स को। सी, देखो, हाउ इट इज, क्या हो गया, कैसा हो गया, है ना। सी यहाँ पे ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट इंपेरेटिव वाक्य है, आदेशात्मक, यानी आदेश या सलाह है। देखो ये क्या हो गया, एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड, हमने कहा है, से की थर्ड फॉर्म सेड, हैव आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने कहा है, टू आवरसेल्व्स, अपने आप को, आवरसेल्व्स मानी अपने आप को, क्या कहा है, वाह, यानी ये एक अभिव्यक्ति है, गणित अभिव्यक्ति, कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है पर्याप्त, अत्यधिक। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं ये कल सीख लूंगा, यानी हम भी क्लासों में देखते हैं स्टूडेंट्स यही सोचते रहते हैं कि भाई ये काम मैं कल कर लूंगा, यानी कल पे टालते रहते हैं। तो ऐसा ही फ्रेंड्स भी इसी प्रकार का बच्चा था, स्टूडेंट्स तो भाई इसी प्रकार के होते हैं।
तो टालम टोल की प्रवृत्ति यहाँ पे शो हो रही है कि मेरे पास खूब टाइम है और मैं कल सीख लूंगा। टुमारो मानी आगे आने वाला कल, यस्टरडे मानी पहले वाला कल। लर्न देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एंड नाउ और अब, यू सी आप देखो कि वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पहुंच गए। और कहाँ पहुंच गए भाई, पीछे के चैप्टर सारे खत्म, क्योंकि अब आदेश आ गया कि अब खाली जर्मनी पढ़ाई जाएगी और ये सब फ्रेंच पढ़ रहे थे। तो अब देखो हम कहाँ आ गए, यानी हमारी सारी फ्रेंच को यहीं पे ही रोकना होगा। टीचर कह रहा है ये बात। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है। ट्रबल मानी समस्या, ग्रेट मानी बहुत बड़ी। विद अल्सेस, किसके साथ, अल्सेस के साथ। और अल्सेस क्या है यहाँ पे, अल्सेस इनके शहर का नाम है जिसपे जर्मनी ने अधिकार कर लिया। देखो कितनी बड़ी समस्या आ गई अल्सेस के साथ। सी पुट्स ऑफ, सी यहाँ पे अल्सेस के लिए आया, ध्यान रखना, इस शहर के लिए, ठीक है। पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पूरे अल्सेस ने ही टालम टोल कर रखा था, टाल रखा था। पुट्स ऑफ मनी टालना। ये देखो एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब है आपके सिलेबस में है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को विशेष ध्यान से ये जो फ्रेजल वर्ब्स का है वो अध्ययन करना होगा। तो सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी टिल मानी तक, कल तक के लिए आपने टाल दिया था, यानी अल्सेस ने, पूरे अल्सेस ने ही कल तक के लिए टाल दिया था। नाउ अब, डॉज फेलोज, वो प्राणी, आउट देयर जो बाहर है, प्राणी कौन है यहाँ पे, बाहर कौन है, देखो, विल हैव द राइट टू से, अब उनको अधिकार है, टू से कहने का, टू यू आपको, यानी जो लोग बाहर वाले कौन हो गए, वही जर्मनी वाले, अब उनको अधिकार है आप लोगों को यह कहने का, क्या कहने का, कि हाउ इज इट, कि कैसे, यू प्रिटेंड तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन बनने का, यानी अब आप अपने आप को फ्रेंच वासी कैसे कह रहे हो। एंड और यट यू कैन नाइदर, क्योंकि यू कैन नाइदर स्पीक, न तो तुम बोल सकते हो, नाइदर मानी न तो, स्पीक मानी बोलना, नॉर राइट न तुम लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज अपनी खुद की भाषा, ओन मानी खुद की, लैंग्वेज मानी भाषा, यानी अब ये जो फ्रेंच से बाहर के लोग हैं, यानी जर्मनी वाले लोग जिन्होंने अपने शहर पे अधिकार कर लिया है, तो वो अब हमें यह कह सकते हैं कि भाई आप अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कह रहे हो, न तो आपको अपनी भाषा बोलनी आती न लिखनी आती। वो क्यों कहेंगे ऐसा, क्योंकि अपन ने टालम टोल कर रखा था, अपन ने कल पे छोड़ रखा था कि कल सीख लेंगे, इसलिए बोलेगा ऐसा हमें कहेंगे, और हमने सीखी है नहीं। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, सारी गलती तुम्हारी नहीं है, यानी फ्रेंच जो बच्चा है उसको कह रहा है टीचर, वर्स्ट यानी सबसे बुरा तुम्हारे से, वर्स्ट जो है ना, ये बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, बैड पॉजिटिव, वर्स कंपेरेटिव, और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन ये तुम्हारे साथ ही सबसे बुरा नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारा छोटा फ्रेंच, यानी वो बच्चा, पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यहाँ पे बेचारे के लिए आया है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच, यानी हम सब को बहुत पछतावा हो रहा है। ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये एक पूरी फ्रेज है और जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। अवर सेल्व्स हमारे ऊपर, अवर सेल्व्स विद हमारे साथ, यानी टीचर यह कह रहा है कि हमने कुछ सीखा तो है नहीं, अब जो बाहर वाले वो आके हमें कहेंगे कि भैया आप कैसे फ्रेंचमैन हुए, आपको न तो अपनी भाषा बोलनी आती और न ही आपको लिखनी आती। और यह सिर्फ फ्रेंच के साथ ही नहीं हो रहा है, उस बच्चे के साथ ही नहीं, सबको, हम सबको पछतावा है, ये बात टीचर कह रहे हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पैराग्राफ में, योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, उनको भी, वर नॉट एंशियस, यानी उनको भी टीचर दोषी बता रहा है कि आपके पेरेंट्स जो आपके माता पिता हैं, वर नॉट एंशियस, उनको भी चिंता नहीं थी, एंशियस मानी चिंतित होना। एनफ, ये देखिए एनफ इसके भी बाद में आया है, यहाँ पे एंशियस क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण, और विशेषण के बाद में ही आता है एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी चिंता नहीं थी। टू हैव यू
लर्न, आपको सिखाने की, यानी उनको भी बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उनके बच्चे सीखें। दे प्रेफर्ड, उन्होंने प्राथमिकता दी, प्रेफर मानी प्राथमिकता देना, दे मानी उन्होंने या वे, किस चीज को प्राथमिकता दी उन्होंने, टू पुट यू टू वर्क, आपसे काम करवाने को, ऑन ए फार्म, खेत में, और एट द मिल्स, या मिल्स पर काम करवाने की, यानी आपके पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि आप खेत में काम कर लो, मिल्स में काम कर लो, पढ़ाई लिखाई पे उन्होंने आपके प्रति ध्यान नहीं दिया। और वो काम क्यों करवाना चाहते थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़े बहुत पैसे और आ जाएं, लिटिल मोर मनी, एक साथ है ये, ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ जाए, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोष देता हूं, यानी मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए, भाई पेरेंट्स की तो ये कमी रह गई कि उन्होंने आपसे काम करवाया बच्चों से, और मिल्स में काम करवाया, खेतों में काम करवाया कि कुछ पैसे मिल जाए, और टीचर अपने आप को भी दोष दे रहा है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, यानी हैव से स्टार्ट हुआ ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से, यानी क्या, आई नॉट ऑफन सेंट यू, मैंने आपको भेजा नहीं, सेंट यहाँ पे सेंड की थर्ड फॉर्म है, सेंड, सेंट, सेंट, कहाँ पे, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था मैं आपको, इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू योर लेसन्स, यानी आपके पाठ सीखने की बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, यानी आपको पाठ सिखाने की बजाय मैं आपसे मेरे फूलों में पानी डलवाया करता था, तो मैं भी दोषी हूं। एंड और when I wanted to go fishing, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाया करता था, बाहर जाना चाहता था, तो did I not just give you a holiday, तो क्या मैं आपकी छुट्टी नहीं कर दिया करता था, यानी टीचर जब भी इच्छा करता था कि मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा तो पीछे से बच्चों की छुट्टी कर देता था, तो ये टीचर को भी अब पश्चाताप हो रहा है। देन, फिर, ये देखो यहाँ पे टी एच ई एन वाला देन है, टी एच ई एन मानी फिर, टाइम एडवर्ब है ये, और टी एच ए एन होता है वो कंपेरेटिव वाक्य में होता है, तो देन फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक, एम हेमल टीचर, वेंट ऑन टू टॉक, बताता रहा, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में, यानी इस तरीके से क्लास के अंदर टीचर फ्रेंच भाषा के बारे में एक एक बात बताते जा रहे थे। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि, सेइंग दैट का मतलब होता है यह कहते हुए, और दैट का मतलब कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, देखो यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में होता है, और अगर मोर ब्यूटीफुल होता तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती, और यहाँ पे आया द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, और द इसके साथ आर्टिकल आता है, याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो लाइन का अर्थ हुआ कि यह कहते हुए कि यह सबसे सुंदर भाषा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद में लिखा हुआ है लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी यह दुनिया में सबसे सुंदर भाषा, इसको बताया है उसने, किसको, फ्रेंच भाषा को, दुनिया में सबसे सुंदर भाषा फ्रेंच को बताया है टीचर ने। देखिए अपनी भाषा को सभी सबसे सुंदर ही बताते हैं, अपने गांव को सबसे सुंदर बताएंगे, अपने देश को सबसे सुंदर बताएंगे, तो वही बात यहाँ पे टीचर अपनी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वो कह रहे हैं कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इन द वर्ल्ड सबसे सुंदर भाषा, वर्ल्ड मानी संसार। द क्लियरेस्ट, क्या विशेषता बताइए भाषा की, सबसे स्पष्ट, देखो ईएसटी लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा लॉजिकल, तार्किक भाषा, ये भी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ मोस्ट लग के बना हुआ है, ठीक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें अपने अंदर इस भाषा को सुरक्षित रखना होगा, गार्ड मानी सुरक्षित रखना, मस्ट मानी चाहिए, यानी बहुत ही ऑब्लिगेशन, बाध्यता के साथ, अमंग अस हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, यानी इस भाषा के लिए कह रहे हैं टीचर कि यह सबसे तार्किक, सबसे स्पष्ट भाषा है, हमें इसे अपने अंदर बिल्कुल सुरक्षित रखनी है और कभी इसे भूलना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपल, जब लोग, आर एनस्लेव्ड, गुलाम बन जाते हैं, एनस्लेव्ड मानी गुलाम बना लिए जाएंगे, आर एनस्लेव्ड, यानी ये पेशिव वॉइस का वाक्य है यहाँ पे, आर एनस्लेव्ड,
क्योंकि इजएमआर के बाद तो आईएनजी आती है हमेशा कंटिन्यूअस टेंस की दृष्टि से देखे तो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो अर्थ बना इसका, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को दास बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन जब तक उनकी पकड़ रहेगी, होल्ड फास्ट मजबूत पकड़ रहेगी, फास्ट मानी मजबूत, होल्ड मानी पकड़, टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा पर, इट इज एज इफ, तो ये मानो, एज इफ मानी मानो, कि दे हैड द की, कि उनके पास चाबी है, टू देयर प्रिजन, अपने जेल की, यानी भाषा के आधार पे वो उस जेल से आजाद हो सकते हैं, यानी भाषा को उस जेल की चाबी बताया है टीचर ने। जब तक आप अपनी भाषा पे पकड़ रखोगे तो ये मान लो कि आप आजाद हो सकते हो भविष्य में, लेकिन अगर भाषा पे ही अगर आपकी पकड़ नहीं रही अपनी भाषा पे, तो आप हमेशा गुलाम रहोगे, ऐसा टीचर ने कहा है। देन फिर ही ओपन्ड ए ग्रामर, उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस, और पढ़ाया हमारा पाठ, अवर लेसन, हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, टू सी, यह देखकर कि हाउ वेल, कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट, यह पाठ समझा मैं, यानी इतने दिन पहले बिल्कुल अच्छा समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आज समझ में आया है महत्व इस भाषा का। तो जो ग्रामर का चैप्टर टीचर ने स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा समझ में आ रहा था उसको, यानी फ्रेंड्स को आश्चर्य हो रहा था इस बात का कि मुझे इतना कैसे समझ में आ रहा है, अच्छा। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, यानी बस ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे कि यार बहुत ही आसान, बहुत आसान, आई थिंक बहुत आसान लग रहा था उसको ये पाठ, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, यानी इतना आसान कि मैंने इतना केयरफुली, इतना सावधानी पूर्वक नेवर लिसन, कभी भी नहीं सुना, कभी नहीं, नेवर मानी लिसन मानी सुनना, लिसन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, मैंने पहले कभी नहीं सुना, इतना आसान मुझे यह लग रहा था पाठ, और इतना अच्छा समझ में आ रहा था। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, या फिर इतना अच्छी तरीके से टीचर ने पहले कभी नहीं समझाया होगा, नेवर मानी कभी नहीं, एक्सप्लेन्ड मानी समझाया होगा, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, पेशेंस मानी धैर्य, सो मच मानी अत्यधिक, विद यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इतने धैर्य के साथ टीचर ने पहले कभी नहीं समझाया होगा, मुझे आज इतना अच्छा कैसे समझ में आ रहा है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, सीम्ड मानी प्रतीत होना, लग रहा था या लगा कि ऑलमोस्ट एज, मानो कि एज ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि द पुअर मैन, कि यह बेचारा आदमी, यहाँ पुअर मैन किसकी बात आई है, टीचर की, वांटेड टू गिव अस, वो देना चाहता था हमें, ऑल सब कुछ, ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जो वो जानता था गोइंग अवे, जानने से पहले, यानी ऐसा लग रहा था ये बेचारा आदमी, यानी ये टीचर, ये जानने से पहले, गोइंग अवे यानी टीचर भी अब जाएगा ही, भाई ये तो फ्रेंच का टीचर है, फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाला टीचर है, अब तो जर्मनी का टीचर आएगा वहां पे, तो ये भी जाने वाला है, तो ये बच्चा ये सोच रहा है कि यह बेचारा टीचर वांटेड टू गिव अस, हमें सब कुछ देना चाहता था, बिफोर गोइंग अवे, जानने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहता था, पुट इट इनटू आवर हेड्स, इनटू आवर हेड्स मानी हमारे दिमाग में भर देना चाहता था, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, ठीक है। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा एक पाठ किसमें हुआ, राइटिंग में हुआ, लेखन में हुआ, यानी लिखने के लिए, ठीक है। दैट डे, उस दिन, एम हेमल जो टीचर थे, हैड न्यू कॉपीज, वो नई कॉपीज लेके आए थे फॉर अस, हमारे लिए, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत ही सुंदर राउंड हैंड में, राउंड हैंड का मतलब होता है हैंड राइटिंग, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिख के लाए थे हमारे लिए वो नई कॉपीज। और क्या लिख रखा था उन्होंने उन कॉपीज पे, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, यानी शहर का नाम क्या था इनके, अल्सेस, ये लिख के लाए थे, यानी हैंडराइटिंग जमवाते हैं ना छोटे बच्चों से, तो ये लिखा हुआ था और नीचे इनको देख के बच्चों को लिखना था।
दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो जो नई कॉपीज है वो छोटे छोटे झंडों की तरह लग रही थी। लिटिल फ्लैग्स, फ्लैग माने झंडे। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो कि हर जगह तैर रहे थे। फ्लोटिंग मानी तैरना, देखो फ्लोट मानी तैरना, स्विंग मानी तैरना। तो फ्लोट जो होता है ना वो निर्जीव वस्तु तैरने के लिए होता है, और स्विम होता है जो सजीव तैरते हैं उनके लिए स्विम का प्रयोग होता है। जैसे जहाज तैर रहा है तो फ्लोट ही करना पड़ेगा अपने को। तो फ्लोटिंग एवरीवेयर, सब जगह तैर रहे थे वो झंडे, ऐसे लग रहे, मतलब वो कॉपियां ऐसे लग रही थी जैसे झंडे थे उनके। इन द स्कूल रूम, यानी उस क्लास में। हंग फ्रॉम द रोड, जो कि लटके हुए थे रोड से। एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पे, यानी वो कॉपियां बिल्कुल झंडे लग रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन, आपने देखा होगा। हैव सीन, सीन्स थर्ड फॉर्म है यहाँ पे सी की। देखा होगा कि हाउ एवरीवन, प्रत्येक सेट टू वर्क, काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। यानी आप ये सब देखोगे क्लास के अंदर कि क्वाइट मानी शांति, हाउ मानी कितनी, और सेट टू वर्क, प्रत्येक कक्षा के अंदर प्रत्येक जो बच्चा, जो भी आदमी था उपस्थित जो था कक्षा के अंदर, वो सब अपने काम में लगे हुए थे। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज, देखो ओनली मानी एकमात्र हो गया यहाँ पे। वाज, वो आ रही थी, क्या थी? द स्क्रेचिंग, स्क्रेच का मतलब था कुरेदना। ऑफ द पेन्स, यानी पेन चलने की आवाज आ रही थी बस क्लास के अंदर। ओवर द पेपर, कागज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सभी कागज पे काम कर रहे थे। वंस, एक बार, सम बीटल्स, कुछ कीट पतंगे, फ्लू इन, वो अंदर उड़ के आ गए। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू। बट, लेकिन, नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एनी अटेंशन मानी कोई भी ध्यान, पे माने देना, नोबडी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। टू देम, उनकी तरफ, यानी किन की तरफ ध्यान नहीं दिया? वो जो कीट पतंगे क्लास के अंदर आ गए थे उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यानी बिल्कुल सबसे जो छोटे बच्चे थे ना उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज क्या होता है, छोटे बच्चों का ध्यान है वो कीट पतंगों या कोई भी हलचल होती है क्लास में उसकी तरफ चला ही जाता है। यहाँ पे देखो ये वापिस सुपरलेटिव डिग्री है, उनका भी ध्यान नहीं गया उन बीटल्स पे। हु वर्कड राइट ऑन, जो कि काम कर रहे थे राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, यानी वो शायद कोई चित्र बना रहे थे फिश हुक का। फिश हुक बोलते हैं मछली पकड़ने का कांटा, वो ट्रेस कर रहे थे। ट्रेस होता है ना घोटना, किसी चीज को, छोटे बच्चों को लिख दिया जाता है उनके ऊपर लाइन फेरना, ऐसा कहा जाता है टीचर के द्वारा। तो वो ट्रेस कर रहे थे अपने फिश हुक्स को बच्चे, एज इफ, मानो कि दैट वाज फ्रेंच, कि वो फिश हुक है ना वो भी फ्रेंच भाषा ही है, ऐसा सब सोच रहे थे। क्योंकि सभी भाव विभोर हो चुके थे क्लास में, क्योंकि उनकी अब ये भाषा है वो हमेशा के लिए इनसे जाने वाली थी। तो जो फिश हुक्स है उसको भी बड़े गौर से, ऐसा मानो कि वो फ्रेंच ही हो, वो ट्रेस कर रहे थे। टू यानी भी। ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन्स, जो कबूतर थे, यानी उसी समय कोई कबूतर, कू मानी कूकना, कबूतर कूकने की आवाज वेरी लो, बिल्कुल नीची आवाज में वो सुनाई दी उनको उसी समय। एंड और, आई थॉट, मैंने सोचा, यानी ये छोटा बच्चा है वो सोच रहा है टू माई सेल्फ, अपने आप में ही, कि विल दे मेक देम सिंग, क्या वे गवाएंगे, यानी बुलवाएंगे, इन जर्मन, जर्मनी में, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। यानी अभी फ्रेंड्स, भाई छोटा बच्चा ही है, वो ये सोच रहा है कि सबको जर्मनी बोलनी पड़ेगी अब। तो ये सोच रहा है क्या आगे से ये जो कबूतर है इनको भी वो जर्मनी भाषा में ही गाने या बोलने के लिए बाध्य करेंगे वो लोग। तो ऐसा वो सोच रहा है। तो अभी देखना, इससे पहले पैराग्राफ में आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को भी अपन साथ साथ में समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, कि व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, यानी फ्रेंड्स है उससे क्या अपेक्षा थी प्रिपेयर, तैयार करने की, फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के लिए। भाई क्या तैयार करना था उसको, तो क्या करना था, वही पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन
तैयार करने थे, ठीक है ना, टीचर ने दिए थे उसको। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका कि फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे, ये आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस, फ्रेंड्स ने क्या ध्यान दिया, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस, क्या ध्यान दिया, दैट वाज अनयूजुअल, जो कि थोड़ा अजीब था, अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में क्या अजीब लगा था उसको। तो अपन ने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि उस समय जो शोरगुल हुआ करता था वो नहीं चल रहा था, तो ये अजीब लग रहा था। शोरगुल किस बात का हो रहा था, वो जैसे टेबल खोलने बंद करने का, या सारे बच्चों का एक साथ पाठ उच्चारण का, या फिर टीचर की जो रूलर थी टेबल पे पटकने की आवाज थी, ये सब है ना, ये बिल्कुल नहीं दिख रही थी उस दिन, तो ये चीज अजीब लग रही थी उसको। तो आंसर में क्या बन जाएगा कि जो फ्रेंड्स है उसने नोटिस्ड दैट द absence of routine commotion because of opening and closing of the tables, and repeating of lessons in unison, and rapping of the teacher's ruler on the table, that were the usual about the school that day, ये आंसर इसका बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्या देखा उन्होंने, तो क्या था, वही आदेश कि भई एक ऑर्डर आ गया है, कहां से, बर्लिन से आया है कि जर्मनी पढ़ाई जाएगी बस अल्सेस और लोरेन की स्कूलों के अंदर, तो ये आदेश आया था ना। तो आंसर इसका यही लिख देंगे अपन कि the news that an order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine had been put on the bulletin board। तो इस प्रकार ये बीच में क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है हमें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं इसका कि whenever, जब कभी भी, whenever का मतलब होता है जब कभी भी, I looked up, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, मेरी राइटिंग से, यानी मैं उस समय लिख रहा था, तो आई सा, मैंने क्या देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, मैंने क्या देखा कि एम हिमल जो टीचर है ना, सीटिंग बैठे हुए थे, मोशनलेस बिल्कुल बिना गति के, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, देखो यहाँ पे चेयर के लिए इन आया है, ये हत्थे वाली जो चेयर होती है उसके लिए इन आता है और स्टूल के लिए ओन आता है, ठीक है ना, अंदर बैठने की। तो बोलते हैं अपन ऐसे ही कि वो चेयर पर बैठे हुए थे, बिल्कुल गतिहीन, कोई गति नहीं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे थे, एंड गेजिंग और निहार रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज, एंड देन द अनोदर, फिर दूसरी चीज। कहने का मतलब कभी वो इधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे बैठे बैठे, एज इफ, मानो कि ही वांटेड, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, टू फिक्स, यानी फिक्स करना, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, क्या फिक्स करना चाहते थे वो अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि कैसे प्रत्येक चीज दिख रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से क्लासरूम के अंदर, यानी क्लासरूम के अंदर जो भी चीज वो दिख रही थी वो अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे, ऐसा लग रहा था छोटे बच्चे फ्रेंच को। फैंसी, कल्पना, फॉर 40 years, क्योंकि आप सोचो कि 40 साल से ही हैड बीन देयर, वो यहाँ इस स्कूल में थे, इन द सेम प्लेस, इस सेम जगह पर, विद हिज गार्डन, अपने गार्डन के साथ, आउटसाइड, बाहर, द विंडो, विंडो के बाहर जो गार्डन है, और इस स्कूल के अंदर वो 40 साल से रह रहे थे, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और सामने उसकी क्लास, यानी ये टीचर, और इन सब को अचानक छोड़ के जा रहा है, तो बेचारे को दुख तो हो ही रहा होगा ना। जस्ट लाइक दैट, जो कि बिल्कुल वैसा ही उसको लग रहा था। ओनली द डेस्क, केवल जो डेस्क एंड बेंचेज, और जो बेंच डली हुई थी और जो डेस्क डले हुए थे क्लास के अंदर, हैड बीन वर्न स्मूथ, वो खाली घिसकर चिकने हो गए, स्मूथ मानी चिकने, वर्न मानी घिसना, यानी और सारी चीजें उसे सेम लग रही थी। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, वो भी थे वहां बगीचे में, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, वो बड़े हो गए, एंड द होप वाइन, और जो बेल थी, होप वाइन बेल का नाम है, दैट ही हैड प्लांटेड, जो उसने उगाई थी, हिमसेल्फ खुद, ट्विंड, वो लिपट गई थी, अबाउट द
विंडोज खिड़कियों से टू द रूफ और छत तक पहुंच गई थी। एक बदलाव ये लग रहा है, एक बदलाव तो ये लग, और तो सारी चीजें वैसी की वैसी लग रही थी उसको, खाली एक तो जो टेबल चेयर वगैरह थी वो घिस गई, और वॉलनट ट्रीज है वो लंबे हो गए, और जो बेल थी वो खिड़कियों के माध्यम से छत पे पहुंच गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, यानी उसका हृदय तो किस प्रकार से टूट रहा होगा। ब्रोकन मानी टूट गया, हिज हार्ट उसका हृदय, टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़कर जाने पर, या अगर ये बात वो सोचता है तो कितना उसका हृदय टूट गया होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, कौन है यहाँ पे पुअर मैन? टीचर। टू हियर इज सिस्टर, नीचे अपनी बहन की आवाज भी सुन रही है उसको। मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, यानी ऊपर कमरा है कक्षा के, उसमें रहता है वो, तो वहां पे उसकी सिस्टर है। मूविंग अबाउट, इधर उधर घूम रही है कमरे के अंदर। क्या कर रही है वो? पैकिंग कर रही है। देयर ट्रंक्स, अपने संदूक, ट्रंक मानी संदूक भी होता है, ट्रंक मानी तना भी होता है, और ट्रंक मानी हाथी की सूंड भी होती है। यहाँ पे सामान की बात है, वो अपना सामान पैक कर रही थी। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश छोड़ना था, वो शहर उनको छोड़ना था। बट, लेकिन, ही हैड द करेज, लेकिन टीचर में साहस था। किस बात का? टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, यानी वो ये चाह रहे थे कि मैं ये चैप्टर, ये पाठ, ये पूरा का पूरा मैं करके जाऊं, ये क्लास पूरी लेके जाऊं मैं। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद में क्या हुआ? अब वी हैड ए लेसन, हमें एक लेसन मिला इन हिस्ट्री, यानी इसके बाद में हमारा हिस्ट्री में एक पार्ट हुआ। एंड देन, फिर द बेबी चांटेड, और फिर बच्चों की, चांटेड का मतलब होता है एक उच्चारण में बोलना, जैसे पहाड़े बोले जाते हैं ना, देयर, बा, बे, बी, बो, बू, यानी ये मान लो कि फ्रेंच भाषा के क ख ग घ हैं, वो पाठ हुआ। उसके बाद में डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और वहां पे कमरे के अंदर पीछे, ओल्ड हाउजर, ओल्ड हाउजर जो था ना, फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे पहन रखे थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी जो प्राइमर, जो प्राइमर होता है, जैसे कखा गड़ा की छोटी किताब होती है ना, उसको प्राइमर बोलते हैं। इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था उसने। स्पेल्ड द लेटर्स, और वो लेटर्स, अक्षरों की स्पेलिंग पढ़ रहा था विद देम। ठीक है, इसके बाद में है यू कुड सी दैट, आप देख सकते हो कि ही टू, वह भी, वाज क्राइंग, वह भी रो रहा था, यानी यू कुड सी, आप देख सकते हो कि वह भी रो रहा था। कौन? ओल्ड हाउजर, जो क्लास में बैठा हुआ था, क्योंकि उसे भी दुख हो रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज जो है ना, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विद इमोशंस, बिल्कुल इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ। एंड, और इट वाज सो फनी, और यह बहुत ही मजाकिया लग रहा था, टू हियर हिम, उसको सुनना, क्योंकि सब उच्चारण कर रहे थे उनके साथ, वो भी उच्चारण कर रहा था छोटे बच्चों की तरह, और उसको सुनना बिल्कुल मजाक लग रहा था, क्योंकि उसकी आवाज रोने जैसे कांप रही थी। और बच्चे ये सोचते हैं कि यार इतना बड़ा आदमी रो रहा है। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, और हम सब हंसना चाहते थे उसकी आवाज सुन के। एंड क्राई, और चिल्ला के शो करना चाहते थे। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, देखो कितना अच्छी तरीके से याद हुआ मुझे दैट लेसन, वो सारा का सारा जो अंतिम पाठ था। ऑल एट वंस, उसी समय, द चर्च क्लॉक, चर्च की जो घंटी है, चर्च में घंटी बजती थी पहले, स्ट्रक 12 है, उसमें 12 बजे, यानी दिन का अंत 12 बजे ही होता है ना। और यही ऑर्डर मिला हुआ था कि नेक्स्ट डे ये स्कूल बंद करनी होगी, और इस शहर में क्या होगा, खाली जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जर्मन लोगों का इसमें राज होगा। देन, फिर द एंगलस, फिर क्या हुआ, प्रार्थना हुई चर्च के अंदर। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स होती है तुरई, आपने देखा होगा युद्ध के अंदर, वो जो बिल्कुल मुंह में लेके जोर से, जिसको बिगुल बोलते हैं अपन, वो बजाया जाता है। तो द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, यानी पर्शियन की जो ट्रम्पेट्स, जो बिगुल था,
रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि ड्रिल से लौट रहे थे उस समय, ड्रिल का मतलब वही अपनी लेफ्ट राइट करके आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, वो बिगुल की आवाज हमें हमारी खिड़की के नीचे सुनाई दी, क्योंकि अब पर्शिया का अधिकार हो गया था, जर्मनी का अधिकार हो गया था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत उदास। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा। लुक सो टाल, इतना लंबा। माई फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा, मेरे दोस्तों। सैड ही, उन्होंने कहा। आई, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। बट समथिंग चोक्ड हिम, यानी किसी चीज की वजह से उनका गला रुक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके। ठीक है, फिर क्या हुआ। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टर्न मानी मुड़ना, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ। टू के पीस ऑफ चाक, और उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया। पीस मानी चौक, ऑफ चाक का टुकड़ा लिया। एंड और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी ताकत। ऑल हिज माइट, माइट माने ताकत, बियरिंग का मतलब होता है जुटाकर। बियरिंग ऑन, जुटाकर अपनी सारी ताकत। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, यानी उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना वो लिख सकता था, यानी बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने बोर्ड पे लिखा। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन फिर ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड लीन हिज हेड, और अपना सिर टिका लिया उन्होंने। कहां पे, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले। ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने इशारा किया। टू अस, हमारी तरफ। विद हिज हैंड, अपने हाथ से। और क्या कहा कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल फिनिश, यू मे गो, अब आप जा सकते हो। तो इस प्रकार ये चैप्टर अपना पूरा हुआ। और यहाँ पे दो क्वेश्चन और आपके सामने दे रखे हैं, इनको भी अपन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी जो बर्लिन से ऑर्डर आ गया था, उससे क्या बदलाव स्कूल के अंदर उस दिन हुआ था। तो जैसे ही मतलब ऑर्डर आ गया, तो उस दिन आपको पता है स्कूल की जो रूटीन हसल बसल, जो शोर शराबा है, वो बिल्कुल शांत हो गया था। तो यही जवाब में लिखेंगे, तो अपन कर सकते हैं कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रोट ऑल द रूटीन हस्टल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल, बिल्कुल शांत हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल, यानी फ्रेंड्स की क्या फीलिंग रही एम एमएल के बारे में और स्कूल के बारे में, जो पहले थी जो चेंज हो गई अब, यानी क्या चेंज हो गई। तो सीधी बात पड़ी है, इसके अंदर जो एटीट्यूड था ना, जो दृष्टिकोण था फ्रेंड्स का टीचर के प्रति, जो स्कूल के प्रति, वो सारा चेंज हो गया। और उसके मन में क्या आ गया, पछतावा आ गया इन सब चीजों के प्रति, क्योंकि टीचर भी जाने वाले हैं और स्कूल भी छूटने वाली है। तो आंसर में ये लिख देंगे अपन, दिस न्यूज चेंज्ड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज टीचर एंड स्कूल, ही रिग्रेटेड दैट ही हैड नेवर लर्नड हिज लेसन्स प्रॉपरली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझने का प्रयास किया, और आशा है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।